हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में नीट 2023 का क्वेश्चन नंबर 28 तक सोल्व कर चुके थे, जो पिछले संडे 7 मई 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, है ना। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग आज उसका पार्ट 2 करते हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 28 तक हो चुका था, 29 से 50 तक करना है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना। चलिए 29 में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इसमें द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू। जरा देखिएगा इधर में, इसमें क्या होता है कि इसके पास जो एनर्जी होता है ना, E इज इक्वल टू एनर्जी होता है एक्सरेज के पास में h(c) डिवाइडेड बाई कितना लेमडा। ए एनर्जी जो है वो बैटरी प्रोवाइड करता है, क्या करके, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके। ठीक है, बैटरी जो है W बराबर V क्यू वर्क डन करता है इलेक्ट्रॉन पे, उसके वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है। अब वो काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका तो इस तरह के एनर्जी में, है ना, h(c) बाई लैम्डा में कन्वर्ट होता है रेडिएशन के फॉर्म में। तो इसमें W बराबर V क्यू के है तो E इंटू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, जहाँ पे V के अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। देन इफ़ वी कैलकुलेट h(c) डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू A इंटू V, देन लेमडा डिवाइडेड बाई h(c) इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो a इंटू भी। तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे h(c) डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, a इंटू भी आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि लेमडा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था, है ना। यहाँ से देखिए आप सामने पढ़ रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी जो है ना वो बढ़ता है ना। मतलब कि एनर्जेटिक एक्सरेज का निर्माण होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कम वोल्टेज वहाँ पर अगर प्रोवाइड करते हैं तो कम एनर्जी का एक्सरेज वहाँ से निकलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये जो था वो मिनिमम वेवलेंथ था, वेवलेंथ या तो फिर बोल सकते हो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोल रहा है कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। एक एसी सोर्स में कैपेसिटर को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना। ऐसे करके कुछ पूछ रहा है। देखिए अगर आप प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट पढ़े होंगे, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग करंट का 2 क्वेश्चन पूछ चुका है इसको लगा करके। तो उसमें जो इम्पीडेंस जो नेट हो जाएगा, इसमें जो नेट इम्पीडेंस जो हो जाएगा, जिसको आप जेड से डिनोट करते हो, ये जो है इसमें रेजिस्टेंस तो है नहीं, मतलब कि लोड जो है आर बराबर जो है 0 है, तो प्लस ओमेगा से इधर में है, इंडक्टर भी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे -1 बाई कितना हो जाएगा, ये ओमेगा C इंटू इधर में क्या हो जाएगा, ये ओटा हो जाएगा। ठीक है, तो जेड जो आ गया यहाँ पे इम्पीडेंस जो आ गया वो -1 बाई कितना आ गया, ओमेगा C आयोटा आ गया। ठीक है, अगर जेड का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, ये 1 बाई ओमेगा C आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तो I बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस जानते हैं। यहाँ पे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। सो I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई जेड, और जेड का वैल्यू आपने क्या निकाल रखा है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा C, तो ओमेगा C जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर से देखिए यहाँ पे ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 पाई f होता है। तो f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। तो I बराबर यहाँ से आप लिख सकते हैं V इंटू C, और ओमेगा जगह पे कितना आ जाएगा, ओमेगा के जगह पे आ जाएगा कितना, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा कितना, तो 2 पाई f आ जाएगा। डाल दीजिए 2 पाई f का वैल्यू। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। और यही जो होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना। यही जो है इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है।
इसमें बोल रहा है देखिए, तो जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आई बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो आई घटेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि है ना, इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करवाया गया है, तो डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है करंट जो है वो भी डिक्रीज करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 में बात समझ में आ गया ना। जैसे मैं आपको देखिए इधर में बताते हैं, ये आपका कैपेसिटेटिव सर्किट था प्योर वाला है ना, इधर में आप ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना वी दिए थे, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया था, जिसको इम्पीडेंस आप बोल रहे हो, ये जेड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से आई निकल गया। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था, बस खाली बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, 31 नंबर बोल रहा है कि व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड विद द वेलोसिटी भी एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एंड विद द वेलोसिटी टू भी। देखिए एक गाड़ी है जिसको मान लीजिए कि इसको ट्रेवल करना है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक करना है। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक का, ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए ए से, तो एक मिडिल पॉइंट इधर में, तो ए जो है पॉइंट ए सी मान लीजिए। ठीक है, ये S/2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, S/2 हो जाएगा। बोल रहा है कि इस वाले में पहला वाला जो हाफ डिस्टेंस है उसको भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और जो नेक्स्ट हाफ है उसको 2v से कर रहा है। तो मान लीजिए कि ए से सी तक जाने में समय जो लगा वो t1 लगा, और सी से बी तक जो समय जाने में लगा वो कितना लगा, t2 लगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब एवरेज स्पीड निकालना है तो भी एवरेज बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस S/2 कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना यहाँ पे है, तो t1 प्लस कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 इन दैट इक्वेशन, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ v एवरेज। सो आप यहाँ से टाइम का फॉर्मूला, टाइम बराबर क्या जानते, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, टाइम बराबर होता था डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी या स्पीड होता था। ठीक है, तो डिस्टेंस इसका S/2 हो गया, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी आप करेंगे तो S/2 भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका t1 बराबर आ गया S/2 भी, और अगला जब t2 निकलेगा तो ये t2 हो जाएगा कितना, तो S/2 डिस्टेंस हो गया, और वेलोसिटी इसमें कितना है, 2v है, तो ये आ जाएगा S/4 भी आ जाएगा। अब तो यहाँ से भी एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस S है, S/2 भी और S/4 भी, S/2 भी और प्लस S/ कितना 4 आप कीजिए यहाँ पे, तो S ऊपर में और नीचे में S/, भी को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, S कट जाएगा। ठीक है, भी चल जाएगा ऊपर, और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और नीचे में 8, तो 8 जो है ऊपर में चला आएगा, तो हो जाएगा 4/3 इंटू भी हो जाएगा। इट्स एवरेज स्पीड जो है कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू भी हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है वो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बना सकते हो आप। ठीक है, कैलकुलेशन आपको देखना है, देन यू कैन चेक द कैलकुलेशन फ्रॉम हियर। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बत्तीस, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसमें कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग है व्हेन द स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर है ना, बाय 8 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे, एनएलएम का क्वेश्चन है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यू बराबर कितना होता है, 1/2 kx² होता है। ठीक है, 1/2 kx² होता है। बोला कि जब 2 सेंटीमीटर था तो इसका कितना था, यू था, तो यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू के, तो के रहेगा अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स बराबर कितना 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 2k निकल के आ गया, है ना, कितना निकल के आ गया 2k निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, बोला कि जब 8 सेंटीमीटर इसको एक्सपेंड किया जाता है तब इसके पास एनर्जी कितना हो जाएगा, तो यू इज इक्वल टू 1/2 kx², तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 k 64 हो जाएगा, है ना, तो 32 इंटू कितना हो जाएगा k
इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2k का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो ये यू है, ये यू डैश मान लीजिए, ठीक है। तो यू डैश जो है आपका आ गया है 16 इंटू यू आ गया, कितना आ गया, 16 इंटू यू आ गया, ठीक है। इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो 16 यू हो जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन है एकदम, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी था स्प्रिंग में। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करता है तो mgh होता है, अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू बात करें तो -gm1m2 डिवाइडेड बाई आर होता है। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो KQ1 Q2 बाई कितना होता है, आर होता है, ठीक है। तो ये 3 पोटेंशियल एनर्जी हैं जो पाए जाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए इसमें क्या बोल रहा है The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 centimeter from the soap solution is nearly. चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन इज नियरली, मतलब कि एक साबुन का जो है वो बुलबुला बबल निर्माण हुआ है जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, और इसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.03 नैनोमीटर, नैनोमीटर नहीं न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, ठीक ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। तो इसमें जो है देखिए फ्लूइड का 2 क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें, 11th का चैप्टर है। देखिए इसमें जो एनर्जी फॉर्म होता है ना, एनर्जी जो बनता है, एनर्जी लगता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वो होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है, इतना इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू सरफेस एरिया होता है, 2 इंटू क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। चलिए सरफेस टेंशन इसका कितना दिया हुआ है, तो 0.03 दिया हुआ है, ठीक है, SI यूनिट में। और 2 इंटू, देखिए 2 इंटू सरफेस एरिया हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब बब्बल बनेगा ना, बब्बल बनेगा इस तरह से, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो अंदर वाला भी पार्ट होगा, ये बाहर वाला पार्ट होगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया लिया जाता है उसमें, ठीक है, अंदर बाहर मिला करके। तो इसमें जो है एक बबल जो है स्फेरिकल होता है, उस ऐसे एक स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ पे आप 4πr² जो है पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/100 लिख लीजिए इसको। 2 इंटू 4π, आर के वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 2 और नीचे में कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ पे बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ए निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 4 8 इंटू पाई, और 10 के पावर कितना आ जाएगा 2 4 6 -6 हो जाएगा, है ना। तो 4 तिया 12, 12 8 कितना हो जाएगा 96, और गुना कितना 3.14, 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए, 3.14 इंटू कितना आ जाएगा 96, तो 6 4 24, हाथ में 2, 6 2 8, 6 3 18, 9 4 36, 9 4 36, 9 3 12, हाथ में 1, 9 3 27, जो है कितना आ जाएगा 28, 4 8 6 14, 8 2 10 1 11, 8 1 9, 1 10, 2 1 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 301 पॉइंट इतना आ रहा है कुछ, हाँ ठीक तो है। तो ए निकल के आया है 301.44 इंटू 10 के पावर कितना -6, इतना जूल में। ये पॉइंट थोड़ा इधर में घसकाइएगा तो 3.01 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, -6 + 2 मतलब -4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है देखिए कौन सा एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है, 2 हो जाएगा। याद रहे कि अगर बबल बनता है इसमें तो ए सरफेस टेंशन इंटू
टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया में अंदर बाहर दोनों लिया गया, इससे इसमें 2 से मल्टीप्लाइड किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल। ये तो हो ही गया यार, 33 दो बार आ गया क्या, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 34 टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट a distance r, the gravitational potential on the joining the bodies where the gravitational field equal to 0। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना कि दो इधर में बॉडी है आपके पास में, एक का मास कितना m है और दूसरे का जो मास है वो कितना है 9m है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक लाइन पहले बना दीजिए आप जो ज्वाइन करेगा इनको। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस जो टोटल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। बोला कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द बॉडीज एंड वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड एन इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इनमें कहीं पे एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों पॉइंट मास के बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो रहा है, और उस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इधर देखिए, इसके वजह से अगर कहीं पे रखते हैं, मतलब कि जो फील्ड जो है 0 इनके बीच में कहीं पे पाया जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए सोच रहा है। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई बॉडी को रखते हैं, यहाँ पे कोई बॉडी को रखते हैं, तो ये जो है, ये जो एम है इसको इधर में खींचेगा और ये जो है इसको इधर में खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है क्या कि बीच में ही कहीं पे 0 होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी रीजन में आ रहा है ना। देखिएगा ज़रा सा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है इस वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो नेट है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है कितना है, x है, तो a वाला जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, r-x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इनके वजह से फील्ड बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो इसके वजह से जो फील्ड हो जाएगा, मतलब लिखिए E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 बराबर कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है Gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r की जगह पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा Gm का वैल्यू कितना है 9 इंटू एम है डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो ये r माइनस कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये G से G जो है वो कट जाएगा, ये m से m कट जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस x का क्या आएगा, ये होल स्क्वायर आएगा। ठीक ना, यहाँ से क्या करेंगे आप लिख सकते हैं इसको कि 3x जो होगा 3x का होल स्क्वायर जो होगा वो r माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक ही निकलेगा, एक ही, मतलब पता कर लेना कि इसका जो वैल्यू है पोजीशन जो एक ही जगह पे होगा, ये किनारे में नहीं पाया जाएगा, तो इधर से आंसर जो एक ही आएगा। तो 3x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू आ चुका है कितना r, तो x बराबर आ गया कितना r बाई 4 आ गया। अब इस पोजीशन पे जा करके आप क्या कर लीजिए, इस पोजीशन पे जा करके तो वहाँ पे अब हम ये निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जा करके क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके वजह से पोटेंशियल V1 है, इसके वजह से पोटेंशियल इसके वजह से जो होगा, इसके वजह से कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V नेट बराबर V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2। इसको सिंपली क्यों ऐड किया जा रहा है पोटेंशियल को, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो V1 जो है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो माइनस Gm डिवाइडेड बाई R होता है, तो ये हो जाएगा माइनस G स्मॉल m डिवाइडेड बाई R की जगह पे कितना है, x बराबर कितना है, r/4 है, ये चला जाएगा ऊपर, प्लस माइनस, है ना, Gm का वैल्यू कितना 9m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है वाला r माइनस एक्स का वैल्यू, तो r माइनस r/4 करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू कितना r/4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3r/4 आ जाएगा, 3r/4, ये 4 चला गया किधर में, ऊपर में, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस Gm इंटू 4 डिवाइडेड बाई r
ए माइनस, ये कितना हो जाएगा जी एम जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है। यहाँ से क्या कीजिए ना कि जी एम डिवाइडेड बाई आर को आप कॉमन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे -4 बच गया और यहाँ पे कितना बच जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर चला गया बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा 36 बटा कितना बच जाएगा 3, 936/3, तो कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो जी एम डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -12 में कर दिया हमने, ठीक है। तो -16 जी एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, तो देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त क्वेश्चन था, शानदार था। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। इस बार नीट में, नीट 2023 में जो है ग्रेविटेशन का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रेविटेशन ऑफ फ्लूइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 11th का। थर्मोडायनेमिक्स एक पूछा गया, आपको आगे में मिलेगा या शायद हो गया होगा, केटीजी का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैंतीस, देखिए 35 में जो है ना क्वेश्चन जो है, देखिए बोल रहा है ये जो है ना, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। फ्लक्स जो होता है वो आपका होता है E.ds होता है ना, कहाँ पे, तो उस पूरे सरफेस पे, ये सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इतना बराबर अगर 0 होता है, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है कि उससे जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है ना वो कितना है, तो 0 है। मतलब कि जितने लाइनें आ रही है उतने लाइनें जा रही है। पढ़ के देखिए, ऑप्शन मिल जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। नहीं, इधर से आप ये नहीं हो सकता, अगर ये कांस्टेंट रहता तो ये 0 नहीं आता, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बात होता है, ये कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा E.ds इंटू क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा। तो 3 बात, या तो ये 0 रहा होगा, या तो ये 0, या तो फिर थीटा 0 रहा होगा, ठीक है। समझे ना, ये पूरा सरफेस का बात होता है। दूसरा में क्या बोला कि ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस। नहीं, अगर इनसाइड द सरफेस होता तो उससे कुछ फ्लक्स निकलता, ठीक है, क्योंकि जो फाई होता है वो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई कितना होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। तो अगर कुछ होता तो यहाँ पे जो फाई का वैल्यू कुछ ना कुछ रहता। तीसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। नहीं, इधर से कुछ पता नहीं चल रहा। 4 में, द नंबर ऑफ फ्लक्स एनालाइज एंटरिंग द सरफेस एंड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिविंग द। देखिए यही बात बोला गया आपसे कि अगर फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि जितना लाइन उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अंदर जा रहा है उतना लाइन जो है वो निकल रहा है बाहर। तो इस केस में जो है वो फ्लक्स जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 क्वेश्चन डायपोल का पूछा गया है, एक क्वेश्चन इधर हो गया, तो 3 क्वेश्चन तो यहीं खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है अभी तक 35 क्वेश्चन में। देखते हैं आगे में कुछ और शायद मिल जाए। बोला है कि द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज इतना। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे अंदर वाला ऑर्बिट का रेडियस जो इतना है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखिए ये एटम मॉडर्न का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का एटम चैप्टर का है, जो आपका अभी सिलेबस में चल रहा है, क्लास में चल रहा है। तो ऑरेंज जो होता है ना, ऑरेंज जो होता है, रेडियस ऑफ इनर ऑर्बिट जो होता है वो होता है 0.53 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, नहीं सॉरी एन स्क्वायर बाई जेड होता है। कितना होता है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है, जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब एक यहाँ पे पुट करेंगे ना, ये जेड जेड हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे एक पुट करेंगे, जो कोस्ट मतलब जो वैल्यू रहता है एंगस्ट्रम में रहता है, तो 0.53 एंगस्ट्रम यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है 5.3 करेंगे तो 10 के पावर -10 और -1 -11 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि थर्ड ऑर्बिट का
थर्ड ऑर्बिट का इसका रेडियस क्या होगा, तो r3 बराबर कितना हो जाएगा, इनका वैल्यू 3 पुट कीजिए, 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एंगस्ट्रम हो जाएगा इधर में, तो हो जाएगा 0.53 इंटू 3 दिया कितना हो जाएगा 9 एंगस्ट्रम, 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 पचे 45 और 2 कितना हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। या 0.477 देखिए कहीं पे है 0.477 एंगस्ट्रम, गलत मल्टीप्लिकेशन थोड़ा गलत हुआ पॉइंट बढ़ाने में। ये हो जाएगा कितना, 9 तिया 27 और 9 पचे 45 और 2 45, कितने अंक के बाद है, डिजिट के बाद 2 डिजिट इतना, तो 4.77 इंटू इतना एंगस्ट्रम आ गया। ठीक है, तो आंसर जो है कि कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, है ना। बस पेशेंस रखिए, अगर आप 11th या 12th में हैं, है ना, आप जो है ना जितना भी चीज़ पढ़ाया जाए बस उसको ख्याल रखिए, शॉर्ट नोट से रिवीजन रखिए, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी क्लास में पढ़ाया गया आपको बस उतना को रिवाइज रखिए, याद रखिए, काफ़ी है, सफिशिएंट है ना। बहुत समय है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक ऑन विद द वेलोसिटी u। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक ऑन विद द वेलोसिटी u व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स इतना सेंटर टू द ब्लॉक अलोंग द वेलोसिटी इतना। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ना कि ए जो है एक वुडन ब्लॉक है, ये क्या है, एक वुडन ब्लॉक है। यहाँ से जब एक गोली दागा जाता है, यहाँ से एक गोली दागा जाता है ना, कितना वेलोसिटी से, यू से, है ना, फायर कितना से कर रहा है, यू से कर रहा है, यू से कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 24 सेंटीमीटर चलता है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है यहाँ पे जब पहुँचता है तो यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। उसके बाद में बोला है कि देन इट्स फर्दर पेनेट्रेशन इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा। क्या बोल रहा है ना कि ये आ करके, ये अभी यहाँ पे कितना u/3 है, ये आ करके मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो गोली जो है बुलेट जो रुकता है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि लेंथ जो है टोटल, इसका लंबाई पूछ रहा है, टोटल लंबाई, तो ये वाला मान लीजिए L1 है, ये वाला मान लीजिए कितना L2 है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2 हो जाएगा। ये सबसे पहले अगर L2 अगर निकल जाए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा, तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखते हैं हल करके। देखिए इसमें जो है ना वो शायद इधर से बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तरफ से बन सकता है ना। देखिए क्या करना होगा यहाँ पे, देखिए जब ये लकड़ी को पेनिट्रेट कर रहा है वुड को, तो वहाँ पे लकड़ी द्वारा इस बुलेट पे एक रेजिस्टेंस फोर्स क्या किया जा रहा होगा, लगाया जा रहा होगा, और उस रेजिस्टेंस फोर्स के अगेंस्ट में इसको बुलेट को जो है वो चलना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लकड़ी में, ये लकड़ी यूनिफॉर्म है तो इसमें रेजिस्टेंस फोर्स कितना ऑफर हो रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ज़रा से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट ए है, बी है, वे क्या है, सी है, ए से बी तक जाने में कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1/2 m e² माइनस कितना हो जाएगा, e² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 1/2 m e² और 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 बटा कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से जो है कितना आ गया, ये 8/18 m e² आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो ये बैक साइड में फोर्स लग रहा होगा, रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा, है ना, लकड़ी के द्वारा, एंड टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हुआ, तो W बराबर F से, तो फोर्स मान लीजिए रेजिस्टेंस फोर्स F है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 24 हुआ है,
है ना, कितना हुआ 24 हुआ। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से जो है वो एफ़ का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कटता है क्या, 8 दिया कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा m² डिवाइडेड बाई कितना, 18 दिया 54 हो जाएगा, है ना। इतना वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, चलिए इधर देखिए। तो अभी इसके पास में आप देखते हैं कि यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा। अभी फिलहाल कितना है इसके पास, वेलोसिटी u/3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m, इनिशियल वेलोसिटी कितना u/3 है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, u² बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी रुक जा रहा है तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो इतना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना निकाल के आया, फोर्स आ गया है mu² डिवाइडेड बाई 54। अब इनटू ए वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसको ले लीजिए L2 ले लीजिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा 27 दूना 54 हो जाएगा 27 मरतबे में। एम से एम कट गया, ए 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से, u² से u² कट जाएगा, और ये कितना कट जाएगा 9 तिया 27, ये 3 आ जाएगा। तो L2 इज इक्वल टू आ चुका है यहाँ पे कितना, 3 आ चुका है। कितना आ चुका है 3। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ए वाला कितना है 24 है और ए वाला कितना है 3 है, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका कितना हो जाएगा 4। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कैसे बनाया गया मालूम है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है वो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स, इस पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी खपत हुआ क्या करने में, तो वर्क करने में। तो यहाँ से फोर्स हमने निकाल लिया W बराबर एफ एस करके, ये एफ निकाल के फिर से लगा दीजिए इसमें और कब बन जाएगा फट से, है ना। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़तीस में क्या बोला जा रहा है आपको, इसके बोला कि 10 रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर है ना कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी ऑफ ईएमएफ इतना। ठीक है, देखिए ईएमएफ अभी आप लोग जानते नहीं तो समझिए कि ईएमएफ जो बैटरी का वोल्टेज ही है। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है तो समझिए कि वोल्टेज और ईएमएफ बराबर है ना। देन बोला कि 10 रजिस्टर ये सब रेजिस्टेंस कनेक्टेड 10 रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है ना। ईच का रेजिस्टेंस कितना है आर है ना, ईएमएफ वाला बैटरी से, वोल्टेज ई वाला से। देन द दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज इन n टाइम्स। देखिएगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा यहाँ पे सीरीज में वो कितना हो जाएगा 10 × R हो जाएगा, R1 + R2 + R3 करके। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो आ जाएगा वो V डिवाइडेड बाई कितना आर इक्विवेलेंट आएगा। ये सीरीज का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो V बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे 10R आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम पैरेलल में निकाल लेते हैं आई पैरेलल, तो आई पैरेलल में V डिवाइडेड बाई वी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो V की जगह पे E हो जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10 रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा रहा है। तो अगर सिमिलर रेजिस्टेंस रहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उस समय R को N से भागा कर देते हैं, अगर सीरीज रहता है तो N से गुना कर देते हैं, इसलिए 10R हो गए। कितना हो जाएगा ये R/10 हो जाएगा। यहाँ से R/10 पुट करेंगे, 10 चल जाएगा ऊपर। अब ज़रा दोनों में देख लीजिए, तो IP इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R इंटू कितना 10। इसको और क्या लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई 10R। 10 से नीचे में डिवाइड किए तो 10 से और ऊपर एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, इतना मिल जाएगा। और E जो दिया हुआ है वो क्या है देखिए, तो ये जो है वो क्या है, तो IS है, IS है ना। तो IP पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो IS इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। n टाइम्स हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाकर के करंट n टाइम्स है ना, तो कितना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जोड़िएगा ना 10 गो रेजिस्टेंस को सेम बैटरी से तो 100 गुना करंट ज़्यादा मिलेगा आपको इन कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। शानदार क्वेश्चन था, एकदम मस्त क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नेट इम्पिडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए तो अगर देखिए ए एल सी आर सर्किट का है ना, एल सी आर, ए एल है, सी ए आर, एल सी आर सीरीज में है। इसका आपको पूछ रहा है नेट इम्पिडेंस क्या होगा। तो इम्पिडेंस होता है जेड होता है, जेड जो होता है इम्पिडेंस क्या होता है मालूम है? एक एसी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, वो आपका इम्पिडेंस होता है ड्यू टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एसी। इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया और रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर हो गया। तो यहाँ से जो है होता है आर प्लस ओमेगा एल माइनस कितना होता है, ओमेगा सी होता है। ठीक है, समझे ना? ये आयोटा लगता है इधर में। ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है, वे जो होता है क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर 12th अभी नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिएगा। एसी का क्वेश्चन है, फिर से एसी का लगता है 3 क्वेश्चन पूछ चुका है अल्टरनेटिंग करंट से, है ना। तो यहाँ से आर इसमें कितना दिया, 10 दे दिया रेजिस्टेंस, प्लस ओमेगा 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 ओमेगा, देखिए यहाँ पे ये 50 बटा इतना मिली हेनरी। ये जो है ना वो एल का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो है किसका वैल्यू, एल का दिया वैल्यू। ये किसका वैल्यू दिया है, सी कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया। और नीचे में देखिए यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो 2 पाई एफ बराबर कितना है, 50 हर्ज है ना। तो 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू। यहाँ से 100 पाई इंटू एल का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया, 50 बटा पाई, 50 बटा कितना दिया है पाई, और मिली, और मिली का है तो कितना 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। चलिए माइनस 1 बाई ओमेगा सी, ये 100 पाई, और सी का वैल्यू कितना दिया है तो 10 के पावर 3, और पाई चल गया ऊपर में। अब माइक्रो है तो माइक्रो रहेगा आपका नीचे में ही 10 का जाएगा, 10 के पावर माइनस 1, तो इधर में क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो ए जो है 10 का 10 काटिए, 1 0 2 0 3 0 प्लस में 3 0 माइनस में ख़त्म हो जाएगा। ये पाई से पाई कट गया, तो 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये 5 बचा, माइनस ये पाई से पाई कट गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 5, और ये 6 जो है वो चल जाएगा 10 के पावर ऊपर में। तो 5 से 5 कटेगा तो ऊपर में 10 बच जाएगा, तो ऊपर में कितना बच गया, 10 या आयोटा। ये हो जाएगा 10 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 देंगे 100, है ना। 100 प्लस 25 कितना, √125, और √125 का है तो कितना हो जाएगा, ये 5√5 आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन एकदम निकल के आया है, 5√5, 39, 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अगर ढक गया होगा देख लीजिए, 39 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब जेड निकालना था बेस, है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये सब क्वेश्चन सारा जो है आपको कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के कॉपी में करवाया हुआ होगा, सारा का सारा मिल जाएगा आपको, एकदम बेसिक क्वेश्चन है सब। चलिए वीडियो लंबा हो गया क्या, 38 मिनट हुआ है अभी। चलिए लिखने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है। ये आपका जो है ना वो गेट का क्वेश्चन है ना, तो बना लीजिए इसको, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लगता है कि कुछ ढका हुआ है क्या, 40, देखिए इसमें कुछ ढका हुआ है PDF में, ठीक ना। नीचे में और में भी पाया जाता है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ए मान लीजिए ए है ना, इधर में ये क्या है, ए डैश है, ए भी क्या है, ए डैश है, सॉरी ए डैश नहीं है, बी डैश हो जाएगा, उसके बाद में इधर घुस जाएगा। तो यहाँ से टेबल बना करके हम कर लीजिएगा, ए हो गया, ए डैश हो गया, बी हो गया, बी डैश हो गया, ठीक है। और ए जो है आगे में, ए जो है एंड के आगे में नॉट लगाया हुआ है, तो ये नैंड गेट है, फिर नैंड आगे यूज़ कर लीजिएगा। तो आगे में जो है यहाँ से इस नैंड गेट में घुस रहा है कौन, ए डैश एंड बी डैश घुस रहा है, ठीक है। तो ये जो बाई जो इनपुट जो निकलेगा अभी फ़िलहाल, तो ए डैश इंटू क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। और अगला जो है इसमें नॉट लगा दिया, तो ये ए डैश इंटू बी डैश पे क्या लग जाएगा, ये बार लग जाएगा। ठीक है, बना देते हैं हम फिलहाल।
अरे बाप रे। देखिए ए जो है इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, ए 0 0 1 1 है ना। अब इसको जो है इनपुट ले लिया गया है 0 1, अब 0 कितना 1 0 1 0 1, ठीक है। अब देखिए बी बताइए, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये बी होगा 0 1, अब ये 0 1 होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा इरेज कर लीजिएगा। चलिए ये इनपुट लिखा गया है ना। अब इसमें जो है एडेस यहाँ पे देखिए ए नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट यहाँ पे ए से एडेस नॉट गेट करने का मतलब उल्टा, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, और 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी वाला में 0 से 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 ले लीजिए। चलिए अब जो है यहाँ पे क्या करिए कि एंड गेट में यहाँ पे गुना होता था, ठीक है। तो एडेस तो 0 इंटू 1, यहाँ देखिए ए 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। ए 0 सॉरी 1 इंटू 1 बराबर 1, ए 1 अब ये 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका उल्टा, ये बार लगा हुआ है तो ये उल्टा काम कीजिए इसका, है ना। तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 है ना। तो इसका जो आंसर है 0 1 1 1 है ना, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट गया थोड़ा सा ऑप्शन देने में, तो इसका जो आंसर है वो एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा अपना प्रीवियस ईयर का बुक जो आएगा नया वाला उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 41 नंबर की तरफ, है ना। देखिए इसमें क्या बोला द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर जो है वो कितना है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, एंड 6 पॉइंट इतना ओम एट इतना डिग्री सेंट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अगर आप ये क्वेश्चन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, 12th का चैप्टर है, तो इसमें आप पढ़ेंगे ना तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है वो टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, ठीक है, कंडक्टर का। तो इसमें एक आपको इक्वेशन मिलेगा, रिलेशन मिलेगा कि जो R होता है ना वो R इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। मतलब कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा को हम लोग थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इस अल्फ़ा का वैल्यू आप यहाँ निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा। तो R डिवाइडेड बाई R0 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। R जो है न्यू रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R डिवाइडेड बाई R0 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए ज़रा। R कहे तो नया रेजिस्टेंस कितना दिया है 6.8 दिया, 6.8 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना है इसमें 2 दिया है माइनस 1, ये हो जाएगा कितना 34 दूनी 68, ये हो जाएगा 3.4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 से ही आ जाएगा। तो 2.4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 24/800, तो 8 दिया कितना 2400 मरतबे में, तो ए आ जाएगा कितना 0.03 सॉरी 0.03 आ जाएगा 0.03, या तो 3 × 10 के पावर -2। देखिए इधर आ गया, ठीक है। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सब शानदार क्वेश्चन है। बयालीस बोला कि 2 थिन लेंसेस आर है सेम फोकल लेंथ इतना 1 बट 1 इज कन्वेक्स एंड अदर 1 इज कनकेव है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। देखिए बोल रहा है ना कि 2 लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक जो है वो क्या है कॉनकेव लेंस है,
ये बोला है ना। एक जो है वो क्या है, तो कन्वेक्स लेंस है, और दूसरा जो है वो क्या है, तो कॉनकेव लेंस है, और दोनों का फोकल लेंथ सेम है। हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव होता है, इसका जो होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का बात बोल रहा है, तो बोल रहा है कि वायलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा। तो याद रखिए कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी डिवाइडेड बाई f1 इंटू कितना होता है f2 होता है, जहाँ पे d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द क्या है, लेंस है, तो यहाँ पे d का जो वैल्यू दिया 0 दिया, तो थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले वाला कन्वेक्स है तो 1/f हो जाएगा, प्लस में अभी कितना हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा, माइनस f हो जाएगा, है ना। तो 1/f माइनस कितना हो जाएगा, 1/f, ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है कितना आ गया, 0 नहीं आया। ए 1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया है, 0 आ गया। तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0, 1/0 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा, रिफ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब जाने माने क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब डिराइव होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना 5 नंबर में डिराइवेशन भी आता है करने के लिए बोर्ड में। तो चिंता ना करें, आने दीजिए आपका समय, अगर पढ़ लिए तब तो फिर बढ़िया बात है। 43 में बोल रहा है क्या, चलिए इसमें जो है ना वो आपका एक लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ करवाया जाता है ऑप्टिक्स में ही, रे ऑप्टिक्स में ही है। तो इसमें जो है आपको मिल जाएगा, एक फॉर्मूला होता है इसमें, देखिए 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस क्या होता है, 1/r2 होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे का वैल्यू जो है पुट कर दीजिएगा, r को साइन के साथ रखिएगा, यहाँ से जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे म्यू जो है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जब आपका 12th करवाया जाएगा तो कॉपी में मिल जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, या तो अगर किए होंगे तब देख लीजिएगा कॉपी में ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है देख करके ही, ग्राफ व्राफ दिया है, बोला कि द एक्सटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम एक चैप्टर 11th का, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हमको लगता नहीं कि एसएचएम का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सही बन जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकंड पे क्या होगा। सबसे पहले देखिए ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है उस एसएचएम पार्टिकल का, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरह से होते रहेगा वो। ठीक है, आप लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी पढ़े थे, उसमें देखे थे आप, इस तरह से दिया गया था, इसका भी इक्वेशन साइन के टर्म में कुछ था। तो लगता है कि ग्राफ जो है वो साइन का ही है, क्योंकि 0 पे 0 इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू कितना -1 है। तो यहाँ पे देखिए ये t बराबर 2 पे इसका वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है। तो अगर हम x बराबर कितना मानते हैं, साइन t मानते हैं, तो ज़रा से देखिए ये ग्राफ जो है इक्वेशन सही इसका क्या, t बराबर 2 पर इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है, तो साइन 2 का वैल्यू तो 1 नहीं होता है, तो गलत चीज़ है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू साइन जो है वो साइन ओमेगा t हम लोग मानेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू अगर π/2 रहता है तो ये साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा t बराबर अगर π/2 होता है तो इसका वैल्यू जो है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। 1 के कोरेस्पॉन्डिंग में t बराबर कितना दिया, 2 दिया, तो ओमेगा इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा बराबर निकल चुका है कितना, π/4। सो हम लोग जो है इसका इक्वेशन जो है वो निकाल चुके हैं। तो x बराबर आ जाएगा ये साइन π/4 ओमेगा की जगह पे है ना, π/4 इंटू कितना आ गया, या अभी ओमेगा ही रखे ना, कोई दिक्कत ना, अभी ओमेगा ही रहने दीजिए, लास्ट में भर देंगे ओमेगा का वैल्यू, आ गया ना। चलिए ये कितना ओमेगा इंटू कितना हो गया, t हो गया। ये मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल चुका है। जब आप इसमें पढ़े थे रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े थे काइनेमेटिक्स, तो उसमें
एस भी ए जे करके आपको बताया गया था। ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, नीचे वाला मिलेगा डिस्प्लेसमेंट को कीजिए वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को कीजिए एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन बोलिए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब ये जो है ओमेगा टी का कितना ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा इधर में आ जाएगा आपको, इधर में समझ रहे हैं ना। साइन का कितना हो गया, ये कॉस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 1 मतलब ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा जो है इधर में आप फाइल कर लेंगे। उसके बाद में फिर से अगर इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा आपका पहले से ये वाला है, इधर वाला। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। ओमेगा फिर से बाहर निकल गया तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस निकल के आएगा, है ना। कॉस का कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। चलिए अब कहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू इसका, तो टी बराबर 2 सेकेंड पे। तो टी बराबर 2 सेकेंड पे, टी बराबर 2 सेकेंड पे साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टी बराबर 2 पे इसका वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ है, माइनस ओमेगा का वैल्यू कितना पाई/4, तब पाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। 44 मस्त क्वेश्चन, एकदम शानदार था। इसमें किसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगा किसका, तो एसएसएम का है, तो बेसिक से ही बन गया। तो यही चीज़ होता है कि आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका बेसिक चीज़ एकदम ढंग से पढ़ा हुआ रहेगा, तो आप कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे, उस चैप्टर को आप क्वेश्चन जो है बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 5-6 क्वेश्चन बचा है। बोला कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस ए रिवर। बोल रहा है ना कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज जो है वो बना है एक रिवर के ऊपर में, नदी के ऊपर में। स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज एंड सो थ्रो ए स्मॉल बॉल एंड वर्टिकल एयरपोर्ट विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस जो कितना है। देखिए यहाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये जो है वो क्या है, तो अभी पानी है, ठीक है। ये पानी के ऊपर में जो है वो एक ब्रिज है, पानी के ऊपर में जो है वो एक क्या बना दिया गया है, तो एक ब्रिज बना दिया गया, ठीक है। ये जो है वो क्या है, एक ब्रिज है। और यहाँ से कोई लड़का जो है एक बॉल को ऊपर फेंकता है, ये ऊपर जाएगा और ऊपर से जो है फिर ये जाके ये नीचे चल जाएगा, पानी के पास टकरा रहा है, ठीक है। तब बोल रहा है कि फेंकने के बाद टोटल 4 सेकंड का समय लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि फेंकने के बाद में फिर से ब्रिज पे कितना देर में आ जाता है, ठीक है। ब्रिज से ऊपर जाना, ब्रिज पे ही फिर से नीचे आ जाना। तो ये जो है आपको वर्टिकल मोशन में आपको पढ़ाया गया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वर्टिकल मोशन में, है ना, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से फिर ब्रिज के पास में आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2u डिवाइडेड बाई जी था, ठीक है। तो 2 इंटू यू बराबर कितना दिया, 4 दिया, और जी बराबर कितना दिया, 10 दिया। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0.8 सेकेंड। मतलब कि ब्रिज पर से जब ऊपर फेंकता है, फिर से जब ये ब्रिज के आसपास में आता है, पास में आता है, तो 0.8 सेकेंड का समय लग रहा। तो बाकी बचा हुआ समय कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 3.2 जो समय लगा है वो ब्रिज से वाटर तक जाने में लगा, 3.2। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे जाने का वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, तो जितना से यहाँ पे फेंका था आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, या तो इसमें बताएगा होगा वर्टिकल मोशन में कि एट ए पार्टिकुलर पॉइंट जितना स्पीड ऊपर जाने का होता है उतना ही स्पीड जो है नीचे जाने का होता है। तो ऊपर यहाँ पे कितना से फेंका था, 4 से, तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड से जो है वो नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, मतलब ये हाइट निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ut + 1/2 इंटू ए कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना दिया, -4 इंटू समय कितना लगा है, 3.2 समय लग गया ये ब्रिज से नीचे पानी तक जाने में, प्लस 1/2 एक्सलेशन कितना हो रहा है, फ्री फॉलिंग हो रहा है, तो जी के बराबर तो -10 हो जाएगा। और टी कितना, थोड़ा ढक रहा होगा कैलकुलेशन, तो इधर मैं हटा देता हूँ ये। चलिए टी स्क्वायर 3.2 का कितना है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो एक 3.2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -4 और एक कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस, ये हो जाएगा -5 इंटू कितना 3.2, तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, अब कितना हो जाएगा 16। तो इधर में कितना आ गया,
ये आ गया 3.2 और अंदर में -4, और ये हो जाएगा -16, -16 4 माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.2 इंटू 20 माइनस में क्यों बता रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए हुआ है। तो 20 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये 64 मीटर। देखिए एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है ना। ये आपका वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है, इसलिए बोला जाता है कि 11th को आप छोड़िए नहीं, है ना। 11th से देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, और मेन बात तो है कि बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है ना। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है ना। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर। देखिए ये एकदम सेम क्वेश्चन जो है आपका कॉपी में करवाया गया होगा, अगर आप मेरे पास 12th पढ़े हैं तो, समझे ना। एग्जाम्पल में किए थे हम लोग। तो देखिए ए जो है, ए वाला जो वायर है सेमी इनफाइनाइट, ए भी सेमी इनफाइनाइट है, वे जो है वो क्या है, तो हाफ रिंग है। इन तीनों की वजह से इस पी पॉइंट पर आपको क्या बोल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर जो होता है ना, वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है, 4 पाई आर होता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे, तो जब मैग्नेटिज्म में जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पे भी सेम चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इतना होता है। अब जरा ये बताइए कि इस तार से, इस वाले तार से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस वाले तार से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके वजह से ये मान लीजिए कि तार नंबर 1 है, ए तार नंबर 2 है, ये क्या है, तार नंबर 3 है। तो तार नंबर 1 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो किधर में हो जाएगा तो अंदर में हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन आप तभी जान पाएंगे जब आपको वहाँ पे पढ़ाई हो जाएगा। तो अभी अगर 12th स्टार्टिंग में है तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देंगे फिलहाल आप, है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है थोड़ा निकालने दीजिए। देखिए इसमें डायरेक्शन निकालने का तरीका होता था कि वायर में जिस मतलब कि स्ट्रेट वायर में जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उस डायरेक्शन में आप क्या कर लिए, तो दाएं हाथ का अंगूठा कर लीजिए और अपनी हथेली को उस साइड रखना है जिस तरफ में क्या करना है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से जब अंगूठा आप इस तरफ करोगे तो बाकी जो आपका हथेली जो इधर में आ जाएगा, फिर आप चारों उंगली को मोड़िएगा तो ये अंदर का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो आपका जो B1 जो है वो अंदर की तरफ ही मिल रहा है। किधर मिल रहा है, अंदर की तरफ। B2 के बारे में देखते हैं, तो B2 जो है ना, B2 भी जो है वो अंदर की तरफ ही दे रहा है ना। B1 आपका अंदर की तरफ, और B2 भी जो है वो अंदर की तरफ ही आपको दे रहा है। चलिए अब दूसरा जो है, सबसे पहले इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। इन दोनों की वजह से जो वैल्यू होगा, करंट अगर सेम पास कर रहा है तो उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आर्क या रिंग जो बचा हुआ है उसमें देखिए, रिंग वाले के केस में, आर्क वाले के केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलता है कि जिस मतलब कि रिंग के अलॉन्ग में जिस डायरेक्शन में करंट भर रही है उस डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ के चारों उंगलियों को कर्ल कीजिए, तो जो अंगूठा है आपको किस चीज़ का डायरेक्शन देगा, तो ये देगा डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जब इस तरह से करेंगे तो अंगूठा जो है वो पेज के बाहर, पेज ऑफ प्लेन के बाहर दे रहा है ना। तो ये जो B3 जो आया ये किधर में दे रहा है, बाहर में। अच्छा ये जो दोनों जो था 1 और 2 जो था वो अंदर में दे रहा था, वो अंदर का डायरेक्शन क्रॉस होता है, हमसे थोड़ा गलती हुआ, और बाहर का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, डॉट होता है। तो B3 का वैल्यू जो है एक रिंग या आर्क की वजह से अगर आप बनाते हो तो ए हो जाता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर एम इंटू क्या लगता है थीटा। इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब पाई हो जाएगा। यहाँ से इसमें जो B3 आ जाएगा आपका वो हो जाएगा म्यू नॉट आई, करंट तो आई पास कर रहा है, 4 पाई आर, रेडियस आर है, और थीटा की जगह पे कितना, सेमी रिंग है, ये पाई हो जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट
आई डिवाइडेड बाई कितना 4r। ये जो है किधर दे रहा है, बाहर, ये किधर में दे रहा है, बाहर की तरफ दे रहा है डॉट, है ना। बाकी ये जो दोनों है किधर है, अंदर है। इन दोनों अंदर वाला को जोड़ दीजिए, अभी बाहर वाला इधर में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से काम कर लेते हैं अपना, है ना। पॉइंटेड अवे, पॉइंटेड इनटू, है ना। तो इसमें अवे जो है वो कौन है, ये वाला है ना। तो यहाँ से जो बी नेट जो निकलेगा, देखिए इधर बी नेट जो निकलेगा इसमें कितना हो जाएगा, बी नेट जो आएगा, देखिए बाहर में कितना दिया आपको, बाहर में दिया है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4r, माइनस हम घटा दे रहे हैं किनको, जो दो अंदर में टोटल है। तो ऐसा ऐसा देखिए, दो ऐसा आपको मिल गया है। तो 2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 4 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन लीजिए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर। इसमें देखिए थोड़ा मिस्टेक हो, ये पाई नहीं है, कितना ये आर है, 4r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, a1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई पाई बच जाएगा। इसका आंसर किधर में आया, ये बाहर की तरफ में आया, ठीक है। देखिए इसका जो वैल्यू है ना, ये 1 से छोटा है, इसलिए हमने इसको जो है इस वाले में घटाया। ये वाला जो है वो वैल्यू बड़ा है, इन दोनों को वैल्यू मिलाने के बाद भी, ठीक है, इसलिए हमने बड़ा माइनस छोटा किया। बात समझ में आ गया ना। तो इन दोनों तार की वजह से जो फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और इस हाफ रिंग की वजह से फील्ड है जो बाहर में है, इस हाफ रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ज़्यादा, इन दोनों को मिला करके जो आ रहा है उससे भी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इतना पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, मतलब कि पेज से बाहर ना। देखिए दूसरे ऑप्शन में, इधर में आपका तीसरे ऑप्शन में पॉइंटेड इनटू द पेज बोला, पेज के अंदर बोला। आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, 2 46 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 47। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अभी पीछे वाला। 47 में देखिए बोला कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग है ना जस्ट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए एक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन फिर से आ गया। द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है विद द पीरियड ऑफ टी, इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ है एंड जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन, द क्वांटिटी इतना जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए मतलब कि किसी जब सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में भेजा जाता है, तो मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है और ये एक ऑर्बिट है जिसमें किसी एक सैटेलाइट को यहाँ पे है ना प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो इसमें होता क्या है ना कि अंदर में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और बाहर में मान लीजिए v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो mv²/r जो है बाहर में फोर्स लग जाएगा, ठीक है। 30 फोर्स को बराबर कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। तो एक का मास मान लीजिए स्मॉल m है, दूसरे का मास जो है कैपिटल M है। तो g बड़ा वाला m छोटा वाला m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, AR² हो जाएगा। AR से R एक कट जाएगा, ये छोटा m से छोटा m कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपको v² = g m डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये r आ गया। तो v बराबर हो जाएगा ये gm डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर रूट। जी m क्या है, तो मास ऑफ द अर्थ है यहाँ पे जहाँ से फेंका जा रहा है। चलिए अब यहाँ से बोल रहा है क्या, अगर टाइम पीरियड उसका t है तो टाइम पीरियड देखिए क्या होता है। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपको मालूम होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो थीटा यहाँ पे कितना है, एक टाइम पीरियड में कितना घूम पाएगा वो, पाई नहीं 2 पाई घूम पाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छा ये चीज़ हो गया। और ओमेगा बराबर आप क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं v डिवाइडेड बाई आर जानते हैं, ठीक है। v डिवाइडेड बाई कितना जानते हैं, r जानते हैं। तो टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ओमेगा, और 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना होता है v डिवाइडेड बाई आर। तो t = 2 पाई r डिवाइडेड बाई v, और v बराबर कितना लाया गया है, तो √g m डिवाइडेड बाई कितना r आ गया, है ना। अभी आंसर जो है अभी आया नहीं है, थोड़ा देखिएगा।
अब यहाँ से देखिए जी एम डिवाइडेड बाई जी डी, और डी क्या है जी, डेंसिटी है। जी जो है, डी जो है वो डेंसिटी है। तो यहाँ से कुछ दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं, दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे में बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप क्या करिए ना कि इसको हम लोग रूट ओवर जी एम डिवाइडेड बाई आर को 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं, और दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए। तो जी एम डिवाइडेड बाई आर बराबर 2 दूना 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है वो क्या कीजिए, यहाँ पे मास थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, जगह का कंप्रोमाइज़ है, थोड़ा कमी हो गया है। देखिए इधर से एम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, अब इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो अर्थ जो है स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है, आर है, इतना बराबर कितना है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, टी स्क्वायर। अरे बाप रे बाप, पूरा बड़ा बनते जा रहा है ए थोड़ा सा रुकिए, यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालना चाहेंगे ना तो निकल जाएगा, कोई बहुत भारी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। देखिए जी ये डेंसिटी इंटू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है, आर है, आई साइड में कितना है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, टी स्क्वायर। ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और जो है ए, देखिए एक आर को काटेगा तो 2 आर अभी इधर में बचा, ये 2 आर से फिर 2 आर इधर कट जाएगा। ठीक है, तो ये जी डी डिवाइडेड बाई 3, और इधर में बचा है पाई, और डिवाइडेड बाई क्या बचा, टी स्क्वायर बचा। ठीक है, क्या निकालना है आपको, 3 पाई डिवाइडेड बाई जी डी। हाँ ठीक तो है, तो जी डी डिवाइडेड बाई 3 पाई इज इक्वल टू 1/टी स्क्वायर हो जाएगा। पलटी मारिए, तो 3 पाई डिवाइडेड बाई जी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आगे और क्या, तो 3 पाई डिवाइडेड बाई जी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में जो है वो थोड़ा सा लेवल का रहता है, समझे ना। ऐसा नहीं समझिए कि सारे क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर में कर दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, देखिए वो मारिए, है ना, देखते ही बन जाएगा। तो उस क्वेश्चन में सब समय को बचा करके इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आप समय को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना। बोल रहा है कि वायर कैरिंग करंट आई along the positive x-axis the length हिलता है, it is kept in the magnetic field behavior और इतना t टेस्ला। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का बात किया। तो इसमें जो होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स होता है वायर पे, मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रख दिया जाता है तो आई बराबर होता है इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस कितना होता है, तो ये बी होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये कॉन्स्टेंट जब निकलेगा तो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा ये आई इंटू एल क्रॉस कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, एल क्रॉस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे ना। अब यहाँ से कर लीजिए, आई का आई एल वेक्टर आपका कितने में दिया, लॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया, तो क्या हो जाएगा एल आई कैप, और क्रॉस में क्या है इधर में, तो 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस कितना है 4 के कैप है ना, इतना है। तो आई का आई एल, और इधर से ए आई का क्रॉस प्रोडक्ट इधर में कीजिए, तो आई आई 0 हो जाएगा, आई से कितना हो जाएगा के हो जाएगा, तो 3 के कैप हो गया माइनस आई के, इधर में देखिए आई जे, ये क्या था के था, तो आई के है, तो माइनस जे हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 4 जे हो जाएगा, है ना, आई के 4 जे। अब इसका निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड,
तो एफ का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा आई एल इंटू रूट ओवर कितना 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 आई इंटू एल आ जाएगा 5 आई एल। देखिए आगे आंसर, समझे ना। ये होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है, आपको बताया, मतलब पता होगा, या तो पता नहीं होगा तो पढ़ेंगे आप। ये आपका इसमें है मैग्नेटिक फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्सेस समझिए, ढेर सारा उसमें कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छा लगेगा, मैग्नेटिज्म का पार्ट था वो। देखिए 49 नंबर बोला क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, ऐसा करके रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 10 के पावर 2 के वोल्ट में है ना, क्या होगा पी ड्यू टू द डाइपोल। पी पर पूछ रहा है, तो एक चार्ज जो है यहाँ पे है, एक चार्ज जो है यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप गलती मत करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस जो होता है वो भी इज इक्वल टू होता है के पी डिवाइडेड बाई कितना होता है आर स्क्वायर होता है। तो याद रखिए कि ये जो वैल्यू था वो तब था जब एल का वैल्यू बहुत बहुत छोटा था किससे, आर से, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आर का वैल्यू कितना है 5 है, और एल का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ छोटा है नहीं, तो आप यहाँ पे जो है ना वो एजम्पशन नहीं लगा सकते, यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसको। देन यू हैव टू सोल्व फ्रॉम द बेसिक मेथड। तो इसको मान लीजिए चार्ज नंबर 1 है, और इसको मान लीजिए कि चार्ज नंबर कितना है 2 है, तो यहाँ पे V1 और V2 निकाल के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा। चलिए V1 बराबर कितना हो जाएगा KQ1 डिवाइडेड बाई R1, और प्लस ये हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। K को कॉमन ले लीजिए फिलहाल अभी, है ना। देखिए यहाँ पे K बोल दिया 1/4πε0 को इसने K बोल रखा है, तो चलिए ठीक है वही चीज़ है। Q1 कितना है इसमें, Q1 जो है वो Q है माइनस Q है, तो माइनस यहाँ पे याद रखिए, आपको नोट पॉइंट में लिखा गया होगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग निकालते हैं तो चार्ज को साइन के साथ में भरते थे, माइनस Q भरा गया डिवाइडेड बाई R1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8 है ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में दिया क्या, बना के देखते हैं सेंटीमीटर में ही, देखते हैं SI में कन्वर्ट करना पड़ता है क्या। ये 8 आ जाएगा, प्लस इसका चार्ज कितना है Q है, और इसमें जो आपका जो ये है वो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर है ना। तो ये आ गया KQ माइनस 1/8 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। KQ नीचे में एलसीएम कितना 8, यहाँ पे माइनस 1 इधर में कितना हो जाएगा, प्लस में 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8Q आ रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 8Q। अच्छा देखिए इधर में R जो था वो सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर में बदलने के लिए ऊपर में 100 से गुना कर लेंगे हम, है ना। ये जो था ऊपर में 100 से गुना कर लेंगे, इतना इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 कहीं पे है 4 में, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 8 मिल गया आपको Q के, इस 100 के टर्म में आंसर ही खोज रहा था आपको, देखिए यहाँ पे फिर 3/8 के हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन था, याद रहे। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे ये वाला जो लगता था एजम्पशन करके वो नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपको बेसिक मेथड से बनाना पड़ेगा, जैसे आपको प्रूफ किया जाता है 50 में। बोला कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार है सो दैट द बॉडी है लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टेशनरी फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज इतना। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं हम। बोला कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार। देखिए बोल रहे हैं कि एक कार, एक ऐसा गाड़ी है, और एक गाड़ी के फ्लोर पे, एक गाड़ी के फ्लोर पे जो है ना, ये रोड पे जो है चल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक बॉडी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये जो नीचे सरफेस है इसमें फ्रिक्शन डाला हुआ, मतलब फ्रिक्शन है इसमें, ठीक है। तो बॉडी का अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, इस पे जो सूडो फोर्स लगना चालू करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन पीछे में लग जाएगा, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आगे में वर्क करेगा। चलिए ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन उस समय लगेगा, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर जो है क्या होगा, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का गाड़ी में आगे होता है तो वो जो है वो पीछे जाना सरक करके पीछे चलना चालू कर देता है सूडो फोर्स के कारण, ठीक है।
देखिएगा इसमें तो मास कितना है गाड़ी का, कोई दिक्कत नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन है। और फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो म्यू इंटू क्या होता है, नॉर्मल। और नॉर्मल इसमें जो है नॉर्मल ऊपर लग जाएगा और mg किधर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। और नॉर्मल बराबर क्या होता है, mg होता है। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। m से m कट गया तो a मैक्स जो आ जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा, यह स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। म्यू का वैल्यू कितना दिया, 0.15 दिया। और जी का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया। तो ये आ जाएगा कितना, ये 1.5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। आपको हटा दिया गया। चलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें जो थे थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी में तो समय लगने का कुछ मतलब है ही नहीं। तो क्वेश्चन जो है सारा का सारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन जो था एकदम काफ़ी शानदार था। तो हम आपसे कहना यही चाहते हैं कि हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस जो है वो बाईपास पे अवेलेबल है ना। काफ़ी अच्छा क्लास चल रहा है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे तैयारी आपको सुविधा जो है वो इतना बढ़िया मिलेगा कि आप नीट क्वालिफाई करने में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नीट हो, जेईई हो, एनडीए हो या बोर्ड में बढ़िया रिजल्ट करना हो, आप आराम से आइए ज्वाइन कीजिए है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ में। और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए इसमें कि कौन सा आपको क्वेश्चन जो था वो सबसे फेवरेट था। और क्वेश्चन का जो लेवल था वो आसान था, टफ था, क्या था, है ना। और जो 12th पास कर चुके हैं लोग वो तो माहिर हैं सब बनाने में। आप लोग को सारा तो कुछ तो पढ़ा होगा, 1-2 चैप्टर को छोड़ करके, जैसे में फ्लूइड हो गया, SHM हो गया, इन 2 को छोड़ करके बाकी सब पढ़ा होगा। बड़ी आसानी से किया गया क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, अच्छा इसमें जो अभी फिलहाल अपने यहाँ पे हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस में जो लोग 12th में गए होंगे तो 11th वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत आसानी से किया गया होगा। यहाँ से आप समझ सकते हो क्या कि जो चीज़ पढ़ा गया है ना, 12th में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है जिससे पढ़ा गया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 2 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन थे, तो 3-4 क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 1 क्वेश्चन पूछा गया। मॉडर्न फिजिक्स में आपको 2 क्वेश्चन जो है वो डुअल नेचर से पूछ दिया। और 1-2 क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन जो है आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा, 1 क्वेश्चन न्यूक्लियस से पूछा, रेडियो एक्टिविटी वाला है ना, सेमीकंडक्टर से पूछा है क्वेश्चन। तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग जब मॉडर्न फिजिक्स को हल्के में लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ लीजिए कितना क्वेश्चन, कम से कम लगता है 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो आप हल्के में ना लें और तैयारी जो है हर एक चैप्टर के समान प्रायोरिटी दे करके तैयारी कीजिए और बने रहें। किसी तरह का प्रॉब्लम हो बताएं, नंबर दिया हुआ है आपके पास में, कॉल करें, मिलें, है ना। तो ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।